Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स को बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स है ये एक लेंथी चैप्टर है और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं हम लोग उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे, इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन सीखेंगे। वैसे आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बायोलॉजी नहीं आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना है, ठीक है। और आपको पता है कि मॉलिक्यूल को हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो जब उसी केमिस्ट्री को बच्चों जब हम अपनी बॉडी के अंदर पढ़ेंगे बच्चों तो इसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम आज के लेक्चर के अंदर इसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग के कुछ डेफिनेशन जो हैं इनको कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लेक्चर्स कंटिन्यू होते जाएंगे आप लोगों को इस चैप्टर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती जाएगी। ये चैप्टर बच्चों के लिए पिछली बुक्स में भी ये चैप्टर था लेकिन बच्चों के लिए चैप्टर्स बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उन्हें जो है वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में बड़ा जो है वो मुश्किल पेश आती थी, बड़ी दुश्वारी होती थी। लेकिन बच्चों इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर्स को बहुत आसान बना देंगे और ये चैप्टर को बहुत आसान बना देंगे जिससे आप इस चैप्टर को अपनी फिंगर टिप पे याद कर लेंगे। और ना सिर्फ आपको अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर बल्कि आगे आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से और दीगर जो आपने टेस्ट देने हैं वहां पे आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बच्चों आए हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर ठीक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। बच्चों सबसे पहले हमारे पास होता है एटम। अब जो एटम है ये भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है। बच्चों एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स बच्चों छोटे होते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स बच्चों आपस में मिलते हैं ना तो बच्चों ये बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। फिर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बच्चों मिलकर ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेली मिलकर सेल, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन और बच्चों ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बच्चों एक मुकम्मल जानदार जो है वो बनाते हैं। तो अब बच्चों ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो तमाम लेवल्स हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है मिलकर बनी हुई है। तो अब बच्चों हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस लेवल के ऊपर स्टडी करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस लेवल के ऊपर हमने स्टडी करना है बच्चों वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। बच्चों इन्हीं मॉलिक्यूल्स को तो हम बायो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि जिंदगी के अंदर ही पाए जाएंगे। तो बस आए अब हम जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपकी बुक के अंदर सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन है। अगर आप बच्चों अपनी बुक को देखें ना तो बच्चों आपकी बुक के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग में उसने सिर्फ आपको बताया हुआ है कि अगर आप लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉल करें तो आपने मॉलिक्यूल को स्टडी किया था। बच्चों आप लोगों ने वैसे इसको याद नहीं करना, इसमें से कोई बात जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बच्चों बायोकेमिस्ट्री है जो है आप यहाँ से अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें। बच्चों यहाँ से लेकर बायोकेमिस्ट्री की यहाँ तक ये डेफिनेशन बनेगी। इसके बाद बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस आप यहाँ से लेकर लास्ट तक करेंगे, ठीक है। दरमियान वाला आपने नहीं करना, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और ये इसकी सिग्निफिकेंस हो जाएगी। तो आए बच्चों मैं आपको रीड करवा देता हूँ। देखिए बच्चों बायोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है। आप लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चों जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो इसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है? केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं और केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। तो बच्चों जब इन्हीं केमिकल कंपोनेंट्स और इन्हीं केमिकल प्रोसेसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी कर रहे होंगे बच्चों तो यही बच्चों हमारे पास बायो केमिस्ट्री कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ chemical components and chemical processes occurring in living organisms। बच्चों वो तमाम केमिकल कंपोनेंट्स, बच्चों केमिकल कंपोनेंट्स से मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किन किन कीमियाई अज्जा से, केमिकल कंपोनेंट से ठीक है मिलकर बनी हुई है। बच्चों इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, लिपिड्स आ जाएंगे जिनसे आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। इसी तरह बच्चों केमिकल प्रोसेसेस बच्चों वो कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। बच्चों अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर आ जाएगा, सूरज की रोशनी में खुराक की तैयारी, रेस्पायरेशन आ जाएगा बच्चों इसमें। बच्चों इसमें फोटोसिंथेसिस आ जाएगी, रेस्पायरेशन, इसके अलावा डाइजेशन, खुराक हजम करने का जो तरीका कार है ना इसमें ये आ जाएगा। तो बच्चों वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो कि जिंदा जानदारों के अंदर हो रहे होते हैं और उन केमिकल कंपोनेंट्स जिनसे उनकी बॉडी मिलकर बनी होती है इसका मुताला बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? A basic knowledge of biochemistry is helpful to understand the anatomy and physiology of living organisms। बच्चों यहाँ से आपसे पेपर में एमसीक्यू आता है वो अलग अलग ब्रांचेस के नाम दे देगा तो आपने दो के नाम याद रखने हैं कि एनाटॉमी और एक है फिजियोलॉजी।
बच्चों एनाटॉमी हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। आपने 9th क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। ये बायोलॉजी के वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के अंदरूनी साख्त का, अंदर वाले स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, जानदारों को कट करके देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो पड़े हुए हैं। इसी तरह बच्चों जो फिजियोलॉजी है बच्चों, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से पाए जाते हैं उनके फंक्शंस को जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं बच्चों, इसको हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। तो बच्चों जानदारों के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए और जानदारों की बॉडी के अंदर फंक्शंस को स्टडी करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का बुनियादी इल्म होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कहता है। अब बच्चों जो मैंने आपको केमिकल प्रोसेसेस बताए थे वो कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करना। रेस्पिरेशन बच्चों, रेस्पिरेशन जो है ये वो अमल है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। C6H12O6 जब बच्चों इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ बच्चों इससे क्या बनता है? एटीपी बनता है। दिस इज द रेस्पिरेशन। इसके बाद बच्चों डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है बच्चों? हम जो खाना खाते हैं उस खाने को सादा सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रोटीन्स खा रहे हैं बच्चों, तो प्रोटीन्स आपको पता है किससे मिलकर बनी होती है? आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं बच्चों। प्रोटीन्स रहेंगे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। तो बच्चों हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया जाएगा। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उनको सादा शुगर्स के अंदर तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाइजेशन। और बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों ये मसल है ना, ठीक है, इस तरह से मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब बच्चों जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना जो मैं कर रहा हूँ बच्चों, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और इसके अंदर भी बायोमोलिक्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों कैन बी डिस्क्राइब्ड इन बायोलॉजिकल टर्म्स। तो बच्चों इनको बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर जो है इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। बच्चों नेक्स्ट है आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, अगर आप लोग इसको देखें ना, ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक बॉक्स बना हुआ है, आप लोग इसे देख लें। इसमें बच्चों मेटाबॉलिज्म के हवाले से और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के हवाले से उन्होंने कुछ बताया हुआ है। बच्चों आपने यहाँ से इसको याद करना है लास्ट तक। अब बच्चों पेपर में आमतौर पे आप लोगों से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का फर्क पूछता है, तो बच्चों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए जो है इसकी बहुत अच्छी स्लाइड्स तैयार की हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं all the chemical reactions taking place within a cell are collectively called metabolism। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। 12 मरतबा बायोलॉजी के अंदर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो जहन में रखना है कि जानदारों के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। क्या है बच्चों? जानदारों के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब बच्चों उनमें से कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें चीजें आपस में मिलती हैं और वो मिलकर क्या बनाती हैं? बड़ी चीज बना देती हैं। और बच्चों कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी चीज जो है वो टूट कर छोटी छोटी चीजें बना देती है। तो बच्चों इसी बुनियाद पर जो मेटाबॉलिज्म है बच्चों, इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म का और एक को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म का। अब बच्चों एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ठीक है, एनाबॉलिज्म बहुत आसान है। इन एनाबॉलिज्म सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। बच्चों जो सादा अशिया हैं वो मिलकर पेचीदा चीजें बना देती है। मिसाल के तौर पर बच्चों अमाइनो एसिड्स का मिलकर प्रोटीन्स बनाना। क्या? अमाइनो एसिड बच्चों आपस में मिले और क्या बना दें बच्चों? वो प्रोटीन बना दें। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, जिसमें छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस जो है मिलकर वो एक कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं। अब बच्चों कैटा को आप याद रखें, कैटा से याद रखें आप कट से। कट का मतलब क्या होता है? काटना। तो कैटाबॉलिज्म बच्चों जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ना उनको काटा जाता है, उनको तोड़ा जाता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। तो यहाँ पे देखें कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। बच्चों ये वो चीज है जो कि आपकी बुक के अंदर बॉक्स के अंदर गिवन है। लेकिन बच्चों अगर वो आपसे पूछ ले कि डिफाइन मेटाबॉलिज्म राइट इट्स टाइप्स, तो बच्चों आप ये लिखेंगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले पेपर में डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बच्चों, तो फिर आप वो नहीं लिखेंगे एक एक लाइन का डिफरेंस, क्योंकि आपको इंटर के अंदर एफएससी के अंदर आपको एक एक लाइन के डिफरेंस का कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर बच्चों आप ये डिफरेंस लिखेंगे। एनाबॉलिज्म बच्चों फिर मैं इसकी डेफिनेशन मैंने पढ़ दी, आप लोग इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म की वो टाइप है जहां पे सिंपल सब्सटेंसेस जो है मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म बच्चों मेटाबॉलिज्म की वो टाइप है जहां पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है बच्चों वो टूट कर सादा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब जो एनाबॉलिज्म के अंदर जो है वो एनर्जी यूज होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना है तो एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल होगी। जबकि बच्चों कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे हम बॉन्ड्स को तोड़ रहे होते हैं, ठीक है, चीजों को तोड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अब बच्चों इसकी मिसाल जो है वो आप फोटोसिंथेसिस दे सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक की तैयारी। बच्चों उसमें यही होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर, ठीक है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं, साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बच्चे यहाँ पे देखें सादा चीजें जो है ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स चीज बना रही हैं, तो दिस इज फोटोसिंथेसिस। बल्कि रेस्पिरेशन जो है बच्चे इसका बिल्कुल उल्ट होता है, जिसमें ग्लूकोज है ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों से अगर पेपर में डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म पूछे तो आप लोग इस तरह से इसका फर्क जो है वो लिखेंगे। बच्चों नेक्स्ट जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। बच्चों अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें ना, तो आपकी बुक के अंदर यहाँ पे
ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का एक टॉपिक गिवन है, छोटा सा ही शॉर्ट केस आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। वैसे बच्चों आप 10th क्लास के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स को बखूबी पढ़कर आए हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इसका थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। बच्चों आप लोगों ने इसी तरह से हेडिंग्स बना के इसको लिखना है फंक्शनल ग्रुप्स को। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव कार्बन बेस्ड कोर। बच्चों कोर कहते हैं सेंटर को, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लें, क्योंकि आप 10th क्लास के अंदर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। तो बच्चों फर्स्ट करेंगे, मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। फर्स्ट करेंगे मैंने ले लिया जो है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बच्चों मैं ले रहा हूँ, तो CH3COOH। अब बच्चों एक एसिटिक एसिड है। अब बच्चों यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला में ड्रॉ करूंगा ना, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये होगा। इसके पास बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ बच्चे एक और कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। बट दिस इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके कोर में, इसके सेंटर में क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। तो यहाँ पे देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव कार्बन बेस्ड कोर। अब बच्चों इनमें क्या होता है, कार्बन बेस्ड कोर होता है, मतलब कार्बन जो है, कार्बन का बना सेंटर मौजूद होता है विद स्पेशल ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच। बच्चों जैसे अगर आप इसके अंदर देखेंगे ना, तो ये एटम्स का खास ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। किसका नाम देते हैं बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप का नाम देते हैं। आप लोग अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ कर आए हैं। तो बच्चों अब ये एटम्स का बना खास ग्रुप है जो कि इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को मखसूस खसूसियात दे देता है। तो बच्चों इन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स का। तो यहाँ पे देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पास कार्बन से बना हुआ सेंटर होता है जिसके साथ मखसूस एटम्स के ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। इन ग्रुप्स को बच्चों हम फंक्शनल ग्रुप्स का नाम देते हैं। अब बच्चों आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं। अब बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ रीड करना है और वो आपने मुझसे पहले बताना है कि इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसका नाम क्या है, शाबाश बताएं। इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, शाबाश। बच्चों सीओ का मतलब क्या है, अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा कि सीओ क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ना आप लोगों ने, इस तरह से है, ठीक है, सीओ। बच्चों इस तरह से अब मुझे बताएं कि शाबाश ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। बच्चों दिस इज द केटोनिक ग्रुप। ये क्या है, केटोनिक ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये कौन सा है, ये भी मैंने आपको बताया कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये क्या है बच्चों, दिस इज द अमाइनो ग्रुप। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बच्चों इनकी अहमियत क्या है, आइए इनकी अहमियत को देखते हैं। बच्चों वो कहता है कि ज्यादातर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। बच्चों ज्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनको हम आगे तफसील से पढ़ेंगे, बच्चों आप उनमें देखेंगे कि उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में उसका ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से खसूसियात जो है बच्चों मुंतकिल होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, अब या तो फंक्शनल ग्रुप्स बच्चों एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, या फिर बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान जो कार्बन एटम्स होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर और द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, या कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाते हैं। बच्चों ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे, लिपिड्स को पढ़ेंगे, प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, तो बच्चों आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं और किस तरह से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की है। अगर बच्चों आप लोग बुक के ऊपर देखें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बच्चों इसके डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, द मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय सेल। यहाँ से बच्चों इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर आपने लास्ट तक जो है करना है। बच्चों इससे पहले आपने एक चीज देखनी है, एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, 80% ऑफ द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों ये प्रोटोप्लाज्म इज, ठीक है, इज वाटर। बच्चों यहाँ देखें, एटलीस्ट 80% ऑफ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटोप्लाज्म इज वाटर। बच्चों इस चीज को समझते हैं हम लोग। अब जो देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बच्चों क्या होता है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। बच्चों ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो फासला है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बच्चों न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, बच्चों इन दोनों को मिलाकर बच्चों हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम किसका नाम देते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, शाबाश। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो सारे का सारा प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, उसके अंदर और न्यूक्लियस भी आ जाएगा और बाकी तमाम ऑर्गेनेल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों इसी वजह से हम इसको कहते हैं दिस इज द लिविंग मैटर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स पड़ी हुई हैं और ऑर्गेनेल्स जो है वो सेल का हिस्सा है और सेल क्या है, जिंदगी की बेसिक इकाई है। ठीक है, तो बच्चों इसी वजह से सारे जो हैं वो लिविंग मैटर है। अब बच्चों इस लिविंग मैटर का 80% हिस्सा बच्चों कौन बनाता है, बच्चों 80% हिस्सा बनाता है वाटर। कौन बनाता है बच्चों, वाटर बनाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है कि प्रोटोप्लाज्म का 80% जो है वो वाटर बनाता है। क्लियर। अब बच्चों फिर यहाँ से आप लोगों ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन करनी है बच्चों, और यहाँ पे एक टेबल करना है, मैं आपको इस टेबल के बारे में भी बताता हूँ।
बच्चों यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चों द मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स एंड कंटेनिंग कार्बन। बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल जिनको सेल्स तैयार करते हैं और जिनके अंदर कार्बन मौजूद होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि ऑर्गेनिक के लिए शर्त है कि कार्बन और हाइड्रोजन का होना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी तैयार करेगी, ठीक है, उनके अंदर कार्बन तो होगा ही, और वो हमारी जो सेल्स के अंदर तैयार होंगे बच्चों, उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अब बच्चों इनकी अक्यूरेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? They occur naturally only in the bodies of living organisms or in their products and remains। बच्चे कुदरती तौर पर सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों की बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेचुरली, नेचुरली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुदरती तौर पर जिंदा जानदारों की बॉडीज के अंदर, या फिर बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स से मुराद बच्चों क्या है? मिसाल के तौर पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है यूरिन ले लें आप, ठीक है, यूरिन जो है वो एक प्रोडक्ट है, फर्ज करें। अब बच्चों यूरिन के अंदर जो है वो यूरिया मौजूद होता है, ऐसा ही है। अब बच्चों यूरिया क्या है? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स का मतलब है जो उनके बकाया जात होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ हो जाती है तो उनकी डिकम्पोजिशन से जो चीजें बनती हैं बच्चों, उनके अंदर भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है, ये इनकी अक्यूरेंस है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग देंगे, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ड्राई मैस। अब बच्चों ड्राई मैस से मुराद क्या है? बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों, ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर बच्चों, ठीक है, जो सारे स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसको मिलाकर हम किसका नाम देते थे? हम नाम देते थे इसे प्रोटोप्लाज्म का। अब बच्चों जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इसका 80% हिस्सा जो है ये वाटर पर मुश्तमिल होता है। अब बच्चों वो कहता है कि क्या करें आप, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर वाटर को आप इवेपोरेट कर दें, पानी को जो है बाहर निकाल दें, खुश्क कर दें। अब बच्चों इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जब 80% जो है वो वाटर बुखारात बन के उड़ जाएगा, ठीक है, किसी भी तरह से आपने इसके अंदर से वाटर को रिमूव कर दिया, तो बच्चों जो बाकी का 20% बचता है ना बच्चों, अब वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 20% बच्चों बचा ना, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है बच्चों? ये है ड्राई मैस। अब देखें, ये जो 20% है ना बच्चों, दिस इज द ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है बच्चों? ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इस 20% की बच्चों बात हो रही है, मेरी बात समझ में आ रही? अब देखें यहाँ पे वो कहता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स बच्चों आप 9th क्लास के अंदर भी इनको पढ़कर आए हैं डिटेल से। ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो बायोमोलिक्यूल्स हैं और हम इनको चैप्टर्स के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले अहम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। दे मेक 93% ऑफ द ड्राई मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों अभी जो आपको नजर आ रहा है ना 20%, अब बच्चों इस 20% का 93% हिस्सा कौन बनाता है? ये चार कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, फर्ज करें कि एक सर्कल है। अब बच्चों इस सर्कल का जो है ये 80% हिस्सा ये वाला, ठीक है बच्चों, ये सारे का सारा जो है ये वाटर से मिलकर बना हुआ है। अब हमने बच्चों इसको रिमूव कर दिया। अब बच्चों अब ये देखें, ये 20% है, इस सर्कल के लिहाज से क्या है बच्चों? 20% है। लेकिन जब बच्चों हम इसी को ही एक अलग इकाई कंसिडर कर लेंगे बच्चों, और मैं कहता हूं कि इसका इतना ऐसा हिस्सा जो है बच्चों ये 93% है। ये क्या है बच्चों? इसका 93%। तो ये जो इतना सा हिस्सा इसका 93% है ना बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। अब बाकी का बच्चों जो 7% हिस्सा है ये किससे मिलकर बना होता है बच्चों? ये मिलकर बना होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जिसमें वाइटामिन आ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जो छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो बच्चों ये जो बाकी का 7% हिस्सा है जो इस पर मुश्तमिल होता है। तो बच्चे यहाँ से आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। जो प्रोटोप्लाज्म का 80% जो है वाटर पर मुश्तमिल होता है, उसका जो 20% बाकी ड्राई मैस है। अब बच्चों इस ड्राई मैस को जब हम कंसिडर करेंगे तो इसका 93% जो हिस्सा है बच्चों वो इन चार मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। और बाकी का जो 7% है बच्चों वो छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि विटामिन और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स पर मुश्तमिल होता है। अब बच्चे जो 93% हिस्सा है ना, इसकी मजीद आगे उन्होंने टेबल के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। अब बच्चों को जो 93% है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स जो है बच्चों ड्राई मैस और प्रोटोप्लाज्म का 50% हिस्सा बनाते हैं। कितना बनाते हैं बच्चों? 50%। तो आप लोगों से एमसीक्यू में अलग से पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्म का ड्राई मैस का कौन बनाता है? प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में बच्चों आपको पता है कि दो चीजें आती हैं, एक है डीएनए और बच्चों दूसरा है आरएनए। ये दो चीजें इसके अंदर आती हैं। बच्चों ये 18% बनाता है, ठीक है, ये भी आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इस तरह बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 15% हिस्सा बनाती हैं, जबकि जो लिपिड्स हैं वो 10% हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने इसको इसी तरह से याद रखना है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। ठीक है, आप इस तरह से निमोनिक भी बना सकते हैं, PNCL।
ठीक है, PNCL, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। और फिर इस तरतीब से याद रखना है 50, 18, 15 और 10। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी जो है याद हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप लोगों से MCQs आते हैं और इन बच्चों इनको जब मिलाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, 93% बनेगा। तो बच्चों ये ओवरऑल जो है वो प्रोटोप्लाज्म का 93% बनाते हैं चारों मिलकर। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है, इसके आपको अलग अलग परसेंटेज का भी पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों जब अपने बुक के अंदर जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के हवाले से उसने कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप लोग इसको भी याद रख लें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों से ठीक है पेपर में पूछी जा सकती नहीं, तो आप लोगों को इनका पता लाजमी तौर पर होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे देखें, वो कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बच्चों मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि साइज में छोटे होते हैं, इनका वजन कम होता है, उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स बच्चों के साइज में भी बड़े होते हैं और इनका वजन भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इन साइज एंड बायोलॉजिस्ट्स कॉल देम मैक्रोमोलिक्यूल्स। बच्चों ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं, इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब बच्चों बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो पॉलीमर्स की शक्ल में होते हैं। बच्चों पोली का मतलब होता है मैनी, क्या होता है बच्चों, मैनी। मर कहते हैं बच्चों यूनिट को। पॉलीमर बच्चों एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनी होती है। मिसाल के तौर पर एक यूनिट है ना, ये एक दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, ये चौथा यूनिट है। बच्चों इस तरह से जब ठीक है सैकड़ों की तादाद में या हजारों की तादाद में यूनिट्स आपस में मिलते हैं ना बच्चों, फिर जाके पॉलीमर बनता है। तो नीचे पॉलीमर की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ पॉलीमर इज अ मॉलिक्यूल। बच्चों एक पॉलीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ मैनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर यूनिट्स। बच्चों जो कि बहुत सारे आइडेंटिकल एक जैसे मॉलिक्यूलर यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। और बच्चों उन आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर यूनिट्स को हम मोनोमर्स का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, मोनोमर्स का। मोनो का मतलब क्या होता है एक, मर कहते हैं यूनिट को, ठीक है। मोनोमर का मतलब है एक यूनिट, पॉलीमर का मतलब है बहुत सारे यूनिट्स। तो पॉलीमर बच्चे एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास बहुत सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर यूनिट्स होते हैं और उन आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर यूनिट्स को मोनोमर्स का नाम देते हैं। अब बच्चे यहाँ पे इसकी मिसाल जो है वो गिवन है, यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अब बच्चों ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों, ठीक है, ये किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, ये मिलकर बने होते हैं शुगर से, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मोनोमर्स। ठीक है, ये सादा मोनोमर्स, सादा छोटे छोटे यूनिट्स के पॉलीमर्स नहीं। अब बच्चों यहाँ पे इसी तरतीब से वो लिख रहा है। देखें जब रिस्पेक्टिवली आ जाए ना, इसका मतलब होता है बिल तरतीब से। मतलब जिस तरह से ऊपर 3 के नाम लिखे हुए ना, इसी तरह से जो नीचे है ना ये बिल तरतीब से है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर जो है, शुगर्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इस तरह जो प्रोटीन्स हैं बच्चों, इनके मोनोमर्स क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, हम इसको इस चैप्टर के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे और आप लोग इसे 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर डिस्कस करके आए हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिपिड्स का जिक्र नहीं है। बच्चों मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या लिपिड्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, क्या लिपिड्स हैं वो पॉलीमर्स हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोचना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को जो है आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके आप लोग इसे आंसर कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, पॉलीमर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत सारे आइडेंटिकल यूनिट से मिलकर बनी हुई, हम पॉलीमर्स कहते हैं। जबकि बच्चों लिपिड्स के केस में ऐसा नहीं है। लिपिड्स जो है ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं जिसका नाम है फैटी एसिड्स और बच्चों ग्लाइसरोल, ठीक है, दो चीजों से मिलकर बनते हैं लिपिड्स। अब बच्चों अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो लिपिड्स बनेंगे। बच्चों ऐसा नहीं है, ये इन्हीं दो यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। तो बच्चों पॉलीमर हम हमेशा उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब काफी सारे यूनिट्स आपस में मिलेंगे, काफी सारे मोनोमर्स आपस में मिलेंगे, तो उस वक्त हम लफ्ज पॉलीमर इस्तेमाल करेंगे। जबकि बच्चों यहाँ पे इस तरह का कोई केस नहीं होता, यहाँ पे कोई मोनोमर्स हैं वो आपस में नहीं मिलते, जो लंबी चेन्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से हम लिपिड्स को पॉलीमर्स के अंदर क्लासीफाई नहीं करते। तो आपने हरगिज ऐसा नहीं कहना कि लिपिड्स हैं वो पॉलीमर्स हैं। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये जो लेक्चर था ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है बच्चों। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।